वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको द सिस्प टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 502 यूनिट 4 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम शिक्षा की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो स्पॉटलाइट को टीचर के लेक्चर से हटाकर सीधे स्टूडेंट की डेस्क पर ले आता है। जी बिल्कुल। हमारे पास NIOS 502 की यूनिट 4 से जुड़ी कुछ दस्तावेज हैं और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक छात्र सिर्फ सुनने वाले से एक खोजकर्ता कैसे बनता है। और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प मेथड से। इसे कहते हैं अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द असल में ग्रीक भाषा के हेरिस्को से आया है। ह्यूरिस्को? जी, जिसका सीधा सा मतलब है मैं खोजता हूं या आई फाइंड आउट। इस विधि को देने का श्रेय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को जाता है। उनका मानना था कि बच्चों को सीधे सीधे जवाब मत दो। अच्छा। उन्हें उस स्थिति में रखो जहां वो खुद जवाब ढूंढने निकलें। एक तरह से उन्हें एक आविष्कारक बना दो। यानी कि टीचर का काम जवाब देना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना है। हाँ। जैसे अगर कोई बच्चा साइंस एक्सपेरिमेंट में अटक गया है, हाँ, तो टीचर ये नहीं बताएगा कि ये केमिकल मिलाओ, बल्कि शायद ये पूछेगा तुम्हें क्या लगता है अगला कदम क्या हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। टीचर यहाँ सिर्फ एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर। वो बस जरूरत पड़ने पर एक इशारा करता है। इस पूरी प्रक्रिया के कुछ तयशुदा स्टेप्स भी हैं। सबसे पहले आती है समस्या की पहचान, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब हमें खोजना क्या है। जी फिर आता है सूचना एकत्रीकरण, यानी उस प्रॉब्लम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, तो जानकारी इकट्ठा करने के बाद शायद एक अंदाजा लगाया जाता होगा कि इसका हल क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उसे हम कहते हैं परिकल्पना या हाइपोथेसिस। ये एक तरह का एजुकेटेड गेस है। इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप आता है परीक्षण, एक्सपेरिमेंटेशन। जी, यानी उस परिकल्पना को आजमा कर देखना और आखिर में उस परीक्षण के नतीजों के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल है। पूछिए। हमारी आम भारतीय क्लास जहाँ 40-50 बच्चे हैं, वहाँ हर बच्चे के लिए एक पर्सनल गाइड बनना कितना प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, इसे हूबहू लागू करना तो मुश्किल है, लेकिन इसकी जो आत्मा है, जो इसका एसेंस है, उसे क्लासरूम में लाया जा सकता है। कैसे? टीचर बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं, फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे सकते हैं। अच्छा, तो इससे टीचर को हर बच्चे पर नहीं बल्कि 5-6 ग्रुप्स पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन ये तरीका बहुत कारगर है। मतलब इस विधि का असली मकसद बच्चे को एक एक्टिव खोजकर्ता बनाना है, और यही विचार कि छात्र को ड्राइविंग सीट पर बिठाया जाए हमें हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर ले जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। जी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये उसी फिलॉसफी को और बड़े स्तर पर ले जाता है। यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं है, यहाँ पूरी शिक्षा व्यवस्था को बच्चे के इर्द गिर्द बनाने की बात है। मतलब बच्चे की जरूरतें, उसकी दिलचस्पी, उसकी क्षमताएं, इन सब पर ध्यान देना। हाँ, उसका पिछला अनुभव कैसा रहा है, वो किस सामाजिक माहौल से आता है, ये सब मायने रखता है। तो फिर इसमें टीचर का रोल क्या हुआ? वो अब लेक्चरर तो नहीं रहा? नहीं, यहाँ टीचर के लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल होता है, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब वो जो सीखने के रास्ते को आसान बनाए। इसे ऐसे समझिए कि टीचर अब सेज ऑन द स्टेज नहीं है, यानी मंच पर खड़ा ज्ञानी नहीं है। हाँ, बल्कि वो गाइड ऑन द साइड है, यानी रास्ते में साथ चलने वाला मार्गदर्शक। उसका काम बच्चों के अंदर की जिज्ञासा को जगाना है ताकि वो खुद सीखने के लिए दौड़ पड़े। ये तो बच्चे को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अब बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें ज्ञान भरना है, बल्कि वो खुद एक जलता हुआ दिया है जिसकी लौ को बस हवा देनी है। बहुत खूब कहा। और अगर हम हर बच्चे को अलग मान रहे हैं तो ये सवाल भी उठता है कि क्या सबकी बुद्धि भी एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी सवाल का जवाब हॉवर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में दिया। हाँ, ये तो बहुत ही फेमस थ्योरी है। गार्डनर ने तो स्मार्ट होने की परिभाषा ही बदल दी। सही बात है। 1983 में जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया तो ये एक क्रांतिकारी विचार था। उनका कहना था कि बुद्धि कोई एक अकेली चीज नहीं है जिसे हम IQ टेस्ट से नाप लें, बल्कि बुद्धि कई तरह की होती है।
और हम सब में इन बुद्धियों का एक अनोखा मिक्सचर होता है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर अपने खेल में उतने ही जीनियस है जितने कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में, बस दोनों की बुद्धि का प्रकार अलग है। बिल्कुल यही गार्डनर का सार है। NIOS के स्रोतों के मुताबिक उन्होंने 7 तरह की बुद्धियों का जिक्र किया है। 7? वैसे NCERT में 8 है और अब तो 9 की भी बात होती है। जी, लेकिन परीक्षा के लिए NIOS के हिसाब से 7 याद रखने हैं। पहली है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक। ये लोग शब्दों के जादूगर होते हैं, जैसे कवि, लेखक। और दूसरी होगी तार्किक, गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल, जो वैज्ञानिकों में होती है। सही। तीसरी है दृश्य स्थानिक, स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये अपने दिमाग में दुनिया का नक्शा बनाने की क्षमता है। आर्किटेक्ट, पायलट, इन सब में ये कमाल की होती है। ओके। चौथी है शारीरिक गतिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक, अपने शरीर पर अद्भुत नियंत्रण। डांसर, एथलीट इसके अच्छे उदाहरण हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मेरी इनमें से कौन सी है, बाकी 3 कौन सी हैं? 5वीं है संगीतात्मक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लय, ताल और सुर की गहरी समझ। छठी थोड़ी दिलचस्प है, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल। हाँ, इंटर मतलब दूसरों के बीच। ये दूसरों के मन को, उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता है। अच्छे नेता, शिक्षक, मनोवैज्ञानिकों में ये जरूर होती है। और आखिरी वाली शायद खुद को समझने के बारे में होगी। एकदम सही। 7वीं है अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। इंट्रा यानी अपने अंदर। अच्छा, ये खुद की भावनाओं, अपनी ताकतों, अपनी कमजोरियों को गहराई से समझने की क्षमता है। तो गार्डनर के हिसाब से क्लास में हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस हो सकता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। जी। ये जानने के बाद अब हम एक और सिद्धांत पर आते हैं जो अनुभव पर बहुत जोर देता है, कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम। हाँ, डेविड कोल्ब का सिद्धांत। ये करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग के विचार को एक वैज्ञानिक ढांचा देता है। कोल्ब कहते हैं कि सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये एक चक्र है जो हमारे अनुभव से शुरू होता है। उन्होंने इसके 4 चरण बताए हैं। इससे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो पहला चरण है मूर्त अनुभव, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। यानी आप असल में साइकिल पर बैठते हैं और शायद गिर जाते हैं। ये आपका ठोस वास्तविक अनुभव है। ठीक है, गिर गए। अब आता है दूसरा चरण, चिंतनशील अवलोकन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। आप जमीन पर बैठे सोचते हैं, गड़बड़ कहाँ हुई? मुझे लगता है मैंने हैंडल सीधा नहीं रखा था। आप जो हुआ उस पर विचार कर रहे हैं। और इस सोच विचार से दिमाग में एक नया आइडिया बनता है। वही तीसरा चरण है, अमूर्त संप्रत्यय, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। आपने अपने अवलोकन से एक नया सिद्धांत बनाया, साइकिल सीधी चलाने के लिए हैंडल को सीधा रखना जरूरी है। ये आपका नया फंडा है। और फिर उस नए फंडे को आजमाना। बिल्कुल, वो है चौथा चरण, सक्रिय प्रयोग, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। आप फिर से साइकिल पर बैठते हैं, लेकिन इस बार अपने नए नियम के साथ, और ये चक्र चलता रहता है। अनुभव करना, सोचना, सिद्धांत बनाना और फिर से प्रयोग करना। हम सब कुछ ऐसे ही सीखते हैं। ये तो सीखने की पूरी प्रक्रिया को एकदम साफ कर देता है। अब तक हमने छात्र को एक खोजकर्ता के रूप में देखा, उसकी अलग अलग बुद्धियों को समझा और ये भी देखा कि वो अनुभव से कैसे सीखता है। इन सब में छात्र केंद्र में है। लेकिन एक और उपागम है, अधिगम केंद्रित उपागम, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। ये शिक्षार्थी केंद्रित उपागम से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित का फोकस छात्र पर है, उसकी जरूरतें, उसकी रुचियां। लेकिन अधिगम केंद्रित का फोकस सीखने की प्रक्रिया पर है। इसका मुख्य लक्ष्य है बच्चे को ये सिखाना कि सीखते कैसे हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न। अच्छा, मतलब उसे सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं देना, बल्कि उसे जीवन भर सीखने वाला एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है। आपने एकदम सही पकड़ा। लक्ष्य है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। इस सोच को मैरिलिन वीवन ने 5 अभ्यासों में बांटा है। जैसे अध्यापक का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सीखने का माहौल बनाना है। सीखने की जिम्मेदारी धीरे धीरे छात्र को सौंपनी है। और मूल्यांकन का उद्देश्य नंबर देना नहीं, बल्कि सीखने में मदद करना होना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक बात शक्ति संतुलन की भी है, यानी क्लास का माहौल लोकतांत्रिक हो, जहां शिक्षक और छात्र दोनों की आवाज का सम्मान हो। सही। अगर हम इन तीनों उपागमों की तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कैसे? शिक्षक केंद्रित में शिक्षक ज्ञान देता है, शिक्षार्थी केंद्रित में
छात्र ज्ञान की खोज करता है और अधिगम केंद्रित में छात्र ज्ञान का निर्माण करता है। जी, इसी तरह शिक्षक केंद्रित में अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित में ये साझा होता है और अधिगम केंद्रित में आत्म अनुशासन पर जोर होता है। ये बहुत ही उपयोगी तुलना है। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे कंट्रोल धीरे धीरे शिक्षक के हाथ से निकलकर छात्र के हाथ में आ रहा है। बिल्कुल। और जब छात्र खुद जिम्मेदार बनते हैं तो शायद वो एक दूसरे से भी बेहतर सीखते होंगे, और यहीं पर सहकारी और सहयोगात्मक अधिगम की भूमिका आती है। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। जी, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब है छोटे छोटे विषम समूहों में मिलकर सीखना। हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, यानी ग्रुप में हर तरह की क्षमता वाले बच्चे होते हैं, कोई तेज, कोई औसत, कोई थोड़ा धीमा। हाँ, इसकी सबसे अच्छी बात है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब आसान भाषा में हम या तो साथ में तैरेंगे या साथ में डूबेंगे। मेरी सफलता तुम्हारी सफलता पर निर्भर करती है और तुम्हारी मुझ पर। ये तो टीम वर्क की भावना को बहुत मजबूत करता है। इसके अलावा व्यक्तिगत जवाबदेही भी होती है, मतलब ग्रुप में हर किसी को अपना काम करना होता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। इनमें क्या फर्क है? देखिए, सहकारी अधिगम ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। शिक्षक ग्रुप बनाता है, लक्ष्य तय करता है और प्रक्रिया पर ज्यादा नियंत्रण रखता है। ओके। जबकि सहयोगात्मक अधिगम में छात्रों को ज्यादा आजादी और अधिकार दिए जाते हैं। वो खुद अपने ग्रुप, अपने लक्ष्य और काम करने का तरीका तय कर सकते हैं। समझ गई। तो ये सारे तरीके इस बात पर जोर देते हैं कि सीखना एक सक्रिय काम है, और इसी सोच का सबसे प्रैक्टिकल रूप शायद हमारे आखिरी टॉपिक में दिखता है, क्रियाकलाप आधारित उपागम। जी, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। ये करके सीखने का सबसे सीधा और सरल रूप है। यहाँ ज्ञान को गतिविधियों के जरिए दिया जाता है। लेकिन कोई भी एक्टिविटी करवाने के 4 मुख्य तत्व होते हैं। पहला, ध्यान केंद्रित, मतलब एक्टिविटी का एक साफ मकसद होना चाहिए। दूसरा, चुनौती, चैलेंज। एक्टिविटी न तो इतनी आसान हो कि बच्चा बोर हो जाए और न ही इतनी मुश्किल कि वो निराश हो जाए। एक सही संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल। यही तीसरा और चौथा तत्व है, स्वतः भागीदारी, यानी बच्चे अपनी मर्जी और उत्साह से भाग लें, और सननदायक, यानी सीखने की पूरी प्रक्रिया मजेदार हो। तो एक टीचर को इन गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें मैनेज करने में एक मैनेजर की भूमिका भी निभानी पड़ती होगी। हाँ, शिक्षक यहाँ एक प्लानर और मैनेजर दोनों हैं। उसे समय का ध्यान रखना होता है, संसाधनों का इंतजाम करना होता है और सबसे जरूरी, गतिविधि के दौरान लगातार रचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। अच्छा। ताकि वो बच्चों की मदद कर सके और प्रक्रिया में सुधार ला सके। भ्रमण, रोल प्ले, प्रयोग, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो आज हमने जो ये पूरा सफर तय किया, अन्वेषण विधि से लेकर क्रियाकलाप आधारित उपागम तक, इसका निचोड़ यही है कि शिक्षा का केंद्र बदल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया, बल्कि सवाल ये है कि छात्र ने क्या और कैसे सीखा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। और ये बदलाव सिर्फ तरीकों का नहीं, बल्कि मानसिकता का है। ये मानने का कि हर बच्चा सक्षम है, हर बच्चे की अपनी एक अनूठी बुद्धि है और हर बच्चा सीख सकता है। बस उसे सही माहौल और सही मौका देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इन सभी उपागमों का सार यही है कि सीखने का कोई एक ही सही तरीका नहीं है, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर विज्ञान ये मानता है कि हर बच्चे की बुद्धि और सीखने की शैली अलग होती है, तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम आज भी एक वन साइज फिट्स ऑल मॉडल पर क्यों चलता है? इस पर सोचिएगा जरूर। ये था NIOS 502 यूनिट 4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।